अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये सामने बैठे वाले भी और ये जो कैमरे के पार हैं, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है, जो नए हैं मेरी क्लास की तरतीब है दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा जी, कुछ ये सामने बैठे हुए लोगों के लिए भी और ये रिकॉर्डिंग वालों के लिए भी मैंने ना रोजाना की पढ़ाई को 2 क्लासेस में तोड़ना है, क्योंकि आप लोग तो सामने बैठे हैं, वो तो सामने ही बैठे हैं ना, वो तो उनको यहाँ बोर्ड वाले नंबर से क्या लगे, वो तो सामने बैठे हैं। लेकिन ये जो रिकॉर्डिंग वाले हैं इनके लिए मैंने ना एक काम ये किया हुआ है कि चूंकि इन्होंने लेक्चर लेने होते हैं और कभी कहीं बैठे हैं कभी कहीं बैठे हैं, तो उस हिसाब से मैंने हर रोज की पढ़ाई को ना 2 लेक्चर्स में तोड़ना होगा। यानी मैं लेक्चर, अब जैसे आज की क्लास में लेक्चर 1 लेक्चर 2, तो हर दिन में ना 2-2 लेक्चर में तोड़ा होगा और रफली कोई 1.25 घंटे का एक लेक्चर, यानी रोजाना के तकरीबन 2 लेक्चर हो गए 1.25 घंटे के तकरीबन। तो उस हिसाब से ना BFD में तकरीबन मुझे 40 से लेके 45 तकरीबन क्लास डेज चाहिए, क्लास डेज। और अगर मैं इसको नंबर ऑफ क्लासेस में बांट लूंगा तो तकरीबन इसका मतलब है 90 क्लासेस शो हो रही होंगी, तो तकरीबन मुझे इतना चाहिए BFD के लिए। तो यहां सामने वाले बैठों के लिए तो क्लास डेज हैं, लेकिन जो रिकॉर्डिंग वाले हैं एक डे में 2 क्लासेस, तो नॉर्मली क्लासेस का मामला ऐसे चलेगा। BFD, बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग वाले के भी काफी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात, कोई परेशानियां होंगी। सामने बैठे वाला से भी पूछ लेता हूं, जो मजीद होंगे वो खुद बता दूंगा। आप में से पहली दफा BFD पेपर कौन देने लगा? अच्छा, आपका तो वैसे भी स्कीम डिफरेंट है। अच्छा, ये सारे जो है पहली दफा देने लगे? पक्का इंसानों की तरह पहली दफा देने लगे? वाकई पहली दफा देने लगे? वाकई पहली दफा देने लगे। अच्छा जी। और किसकी दिसंबर 24 की अटेम्प्ट है? आपकी भी नहीं है? जून 25। चले, पहले आप बताएं, आपके BFD से रिलेटेड स्पेशली अब दिसंबर 24 को सामने रखते हुए क्या क्या परेशानियां, क्या क्या कंसर्न है? सर, एक तो ये कि जब हम नोट्स बनाएंगे तो वो लैपटॉप पे करते रहेंगे या ग्राफ कॉपी मतलब क्लास नोट्स लैपटॉप पे या रजिस्टर पे? अच्छा जी। और सिलेबस में चेंज कोई नहीं है BFD में, इनके पास कुछ है नहीं खास, मतलब मुद्दतों से यही चल रहा है। बीच में तकरीबन कोई 4 साल ऐसे आए थे कि इन्होंने वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मर्ज कर दिया था, तो 2021 में फिर वो भी फारिग कर दिया था। तो BFD तो तकरीबन मुद्दतों से यही चल रहा है। अच्छा, क्लास नोट्स कैसे बनाएं? ओके। और एक्सेल में कुछ ऐसा स्टैंडर्डाइज बता दिया कि आपने इतना करना है कि आपने ये शुरू करना है और करते जाना है, तो स्टैंडर्डाइज वे में हम एक्सेल पे। अच्छा जी, चलो मैं इसको ऐसे कह लेता हूँ कि जो मैं क्लास में कर रहा हूँ, तो मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ या लैपटॉप पे कर रहा हूँ और आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। यानी जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो बोर्ड पे होगा या स्क्रीन पे, यानी मार्कर से कर रहा हूँ या? ठीक है जी। और भाई सेम इशू। अच्छा, इसमें मैं फिर खुद ऐड, आपका कुछ नया, आप लोगों का कुछ सवाल? अच्छा चले, मैं 1-2 खुद ऐड कर देता हूं कि आप क्लास में स्क्रीन पे
हमें उस सॉफ्टवेयर का डेमो देंगे, सिखाएंगे कि क्या लिखना कैसे होता है और फार्मूले कैसे लगाने होते हैं। तो वो जो क्या कहें इसको, पोर्टल जो है उसका कोई डेमो यहाँ मिलेगा क्या? पूरा सेशन ही इसी पे ही सॉल्व करूंगा या बोर्ड पे करूंगा? और एक और सवाल जो सामने बैठे उन्होंने तो नहीं पूछा कि BFD न्यूमेरिकल है या थ्योरेटिकल है? और अगर थियरी है तो बुक तो पेपर में ले जाना अलाउड नहीं है, अब बंद हो गई है। पहले दिसंबर 23 तक बुक पेपर में ले जाना अलाउड थी, अब जून 24 से बुक पेपर में ले जाना अलाउड नहीं है। तो फिर बुक का फायदा है या नहीं है? अगर है तो हम थियरी कैसे करें? बुक तो अलाउड ही नहीं है। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग वाले भी ना वो ग्रुप में पूछ लिया करना, जैसे अभी मुझे रिपोर्टिंग में एक बच्चे ने बात पूछी थी तो वो मैं आप लोगों को भी बता दूंगा, और ऐसे ही आप पूछते रहना तो मैं क्लास में दोहरा दिया करूंगा। ठीक है, चलें कोशिश करता हूं उनके जवाब देने के। अच्छा, रिकॉर्डिंग वाले खास तौर पे एक तो ना मैंने क्योंकि सारा दिन कैफ और अभी CFAP पढ़ाते हुए ना दरमियान में ही आप लोगों के मैसेजेस के जवाब देने होते हैं, तो इसलिए वॉइस मैसेजेस मैंने नहीं सुन सकता। मैं क्लास में ही खड़ा खड़ा जवाब दे रहा होता हूँ, तो आप लोग ना रिटर्न मैसेज पूछना, वॉइस मैसेज ना पूछना, मैसेज लिख के पूछना। और एक तो ये बात, दूसरा रिकॉर्डिंग वालों के लिए एक और नसीहत, आपने लेक्चर्स पोर्टल चलो ले लिया और आपने फम में भी कह दिया कि हाँ जी मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, फम का भी इसमें फायदा है। अब आपको ये भी नहीं बहाना मिलेगा कि क्लास लेने जाना है, तो फम के लिए भी यही अच्छा है कि आप पोर्टल लेके बैठे हैं। जिनकी तो दिसंबर 24 अटेम्प्ट है वो तो गिरते पड़ते भी पेपर से पहले लेक्चर्स पूरे करेंगे, उनका तो पेपर है। लेकिन जिन लोगों की जून 25 दिसंबर 25 अटेम्प्ट है, अगर आप शुरू से डिसिप्लिन्ड नहीं रहेंगे ना तो आपसे लेक्चर पूरे नहीं होने। दिसंबर का महीना आ जाएगा, अभी आप अगर आर्टिकल्स में हैं, बल्कि आर्टिकल्स में ही होंगे जाहिर है, अगर तभी आपकी 25 में अटेम्प्ट है, तो अभी आप पहले तो ऑडिट का इंतजार करेंगे, पहले ऑडिट सीजन टफ गुजर जाए उसके बाद देखेंगे, फिर आपका टैक्स सीजन आ जाएगा, तो दिसंबर आ जाएगा और आपसे लेक्चर नहीं लिए जाने। तो मेरा मुखलिस मशवरा ये है कि मैंने आपको बता दिया तकरीबन 90 के करीब लेक्चर हैं तकरीबन। अब 90 लेक्चर हैं और हर हफ्ते में ऑन एन एवरेज 6 लेक्चर आपको पोर्टल पे मिल रहे हैं। तो आप ये ना डिसिप्लिन रहिएगा कि हर हफ्ते में 6 लेक्चर पूरे कर लें, और उनके लिए टाइम कोई अगर आप एक ही रख लेंगे ना, जैसे चलो नमाजें को भी स्केड्यूल बन जाए, आप कहे जी फजर की नमाज पढ़ूंगा और 1 लेक्चर ले लूंगा और 1 लेक्चर जो रात को सोने से पहले ले लूंगा, कुछ इस तरह का रूटीन बनाएंगे ना, फिर आपसे लेक्चर लिए जाएंगे, वरना आपसे लेक्चर पूरे नहीं होंगे। BFD का सिलेबस इतना बड़ा नहीं है, मतलब 90 लेक्चर्स को इतने बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर आप इन 4 महीनों में 5 महीने, अगर आपकी पेपर अटेम्प्ट दिसंबर 24 नहीं है तो आपके पास तकरीबन 5 महीने हैं, क्योंकि बीच में चलो ऑडिट का और टैक्स का सीजन में टफ वाला निकाल दूं, तो इन 5 महीनों में आप अगर डिसिप्लिन के साथ लेक्चर प्लान करेंगे ना तो फिर लेक्चर पूरे होंगे, वरना आपसे नहीं लेक्चर लिए जाएंगे। तो ये खास नसीहत रिकॉर्डिंग वालों के लिए। अच्छा, इसके अलावा जिनकी अटेम्प्ट है अभी साल 1.5 साल बाद और वो क्लासेस ले रहे हैं, तो फिर क्या अगली दफा वो क्लासेस दोबारा लें? अगर अभी ढंग से क्लासेस ले लेना और प्रॉपर नोट्स बना लें, तो अगली दफा आप 6 महीने बाद दोबारा रजिस्टर खोलने की बजाय रोजाना वीकेंड पे साथ साथ रिवाइज करते चलना। और कोशिश ये करना, जैसे जिनकी दिसंबर अटेम्प्ट है दिसंबर 25, वो कोशिश करना कि अभी इसके साथ सेशन के लेक्चर कंप्लीट कर लिए, अगले जून तक आप खुद रिवाइज करके, ये ना 6 महीने रजिस्टर बंद ना करना, सब भूल जाएगा, उस 6 महीने में खुद ही रिवीजन करें। और अगर आपको लगे कि हाँ मुझे दोबारा क्लास लेनी चाहिए, फिर चलो दोबारा क्लास ले लेना। और जिनकी जून अटेम्प्ट है जून 25, वो अभी अच्छी तरीके से लेक्चर लें, और उसके बाद ना फिर वही बात, मई 25 का इंतजार ना करना, रोजाना या हर 3 दिन बाद या एटलीस्ट वीकेंड पे खुद से रिवीजन शुरू कर देना।
बाकी फिर सवाल करने इरफान जाहिद है या कोई आईटी वाला? अच्छा, क्योंकि वो तो मेरा नहीं ग्रुप चल रहा है यहाँ पर, देखो नहीं चल रहा, तो जवाब देने यार साथ साथ। तो जिनकी जून या दिसंबर 25 में अटेम्प्ट है ना, वो ये सेशन लेक्चर तो अच्छी तरह लें, प्रॉपर नोट्स बनाएं और उसके बाद खुद से ही रिवीजन करिएगा और शुरू से शुरू करिएगा, जनवरी से ही, लेट ना करिएगा। चले जी इन सवालों के जवाबों पे आते हैं। यहां से शुरू करता हूं। बीएफडी थ्योरी है या न्यूमेरिकल? तो बीएफडी जो है ना, वो अगर एग्जामिनर का मूड हो तो वो कोई 90% 95% न्यूमेरिकल भी बना सकता है, और अगर उसका तंग करने का दिल कर रहा है तो कोई 35-40% थ्योरी भी बना सकता है, ये उसकी मर्जी है। और वो जो थ्योरी है, अच्छा इस दफा भी है ना इंतहाई गैर अखलाकी हरकतें हुई है पेपर में। 20 नंबर का एक सवाल था, 20 या 25 नंबर का, इंतहाई गैर अखलाकी हरकत है, लेकिन हो गई। थ्योरी अगर उसने कोई 30-35 नंबर की पूछ ली तो थ्योरी क्या होगी? देखिए आप ना सीए करने के बाद कहीं जूनियर अकाउंटेंट तो नहीं लगने वाले, यानी आप जिस भी फील्ड में होंगे बहरहाल एक डिसीजन मेकिंग फील्ड में होंगे। जैसे आप डॉक्टर्स की मिसाल से समझें कि ये जो गली मोहल्ले वाले क्लिनिक होते हैं, वो 30-40-50 रुपए वाले, तो वहाँ मरीजों का रश लगा होता है, तो डॉक्टर उसके साथ बड़ी तफसील से सारी एनालिटिकल डिस्कशन करता है कि है, या उसके बोलने से पहले 2 दवाइयाँ लिख चुका होता है ना, और वो भी पूरी उसको वो लगता है पता नहीं मेरी बात भी सुनी है डॉक्टर ने नहीं सुनी, तो डॉक्टर उसको पर्ची बना के फारिग करता है, सबको एक ही दवाई मिल रही होती है। लेकिन जो 2-3-4 हज़ार वाला कंसल्टेंट है, तो वो जब बात करेगा तो वो बात सुनेगा भी, कहानियां भी बनाएगा। अच्छा, वही बात जो गली वाले डॉक्टर ने शायद कहनी थी, ये भी वही कहेगा, लेकिन ये इतनी घुमा फिरा के बात करेगा कि पेशेंट जो है ना वो मुतासर होगा कि ये तो बड़ी जबरदस्त डॉक्टर ने बात की है। चलें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मिसाल लेते हैं। जिन लोगों ने ऑडिट में नहीं, ऑडिट के अलावा जिसको क्या कह लें, एडवाइजरी कह लें। अब एडवाइजरी में क्या क्या शामिल है? मोटे मोटे काम, क्या क्या असाइनमेंट्स होती हैं? अगर तो अर्जेंट है तो फिर तकरीबन आधा घंटा लगेगा, नहीं तो अगर आज का दिन निकाल सकते हैं तो फिर कल फाइल डाल देते हैं। इससे पहले मैंने तो बस जवाब ही देने होते हैं साथ साथ। खैर है, कोई बात नहीं, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी, एडवाइजरी, प्रोसेस रिव्यू हो गया, और कंसल्टेंसी किस टाइप की है? लीगल कंसल्टेंसी हो गई, और वो तो चलो टैक्स में चलेगी ना, और कुछ सिस्टम से रिलेटेड ना, मतलब बिजनेस प्रोसेसेस हैं। अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो फीस ले रहा होता है उस काम की, वो ऑडिट से ज्यादा ही होती है ना। अब जितनी ज्यादा फीस होगी, रिपोर्ट उतनी ही फॉर्मल सी होगी, टू दी पॉइंट बातें नहीं बताएंगे, जरा घुमा फिरा के और उन्हीं से बातें पूछ के उसको एक खूबसूरत अंदाज में उनको पेश करेंगे, तो क्लाइंट भी मुतासिर हो जाएगा कि बड़े जबरदस्त लोग हैं। तो ये जो एक सीनियर लेवल के प्रोफेशनल्स होते हैं ना, उनको बातें करनी आनी चाहिए, और बातें करनी से मुराद गप्पे मारना नहीं है। जैसे आपसे तजुर्बा करता हूँ भी क्लास में एक, अच्छा आप बैठे बैठे बोलना ताकि कैमरे में शक्ल ना आए तो आपको लगे कि बेइज्जती हो रही है, तो बेइज्जती वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, बेइज्जती वाली कोई बात नहीं है, जो आपके दिल में है आपने बोलना है। और ये जो बाकी कैमरे के पार सुन रहे हैं, ये अपने तौर पर तजुर्बा करके देख लेना, जो भी वॉलंटियर आप में से बोलना चाहिए, कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। ये कमरा है, इसमें आप बैठे हुए हैं, कमेंट करें इस पे, कोई आप में से कौन इनिशिएट करे, कोई एक वॉलंटियर, कसम से कोई बेइज्जती वाली बात नहीं। चले बोलें जी, बैठे 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 बैठे, बस मुझे बता दें।
अच्छा, फुली फर्निश्ड है, ठीक है। क्लासरूम में हम यहाँ पर क्लास के लिए आए हैं। क्लास के लिए आए हैं, जो डेको में कह सकते हैं कि फाइन है, अच्छा। एसी का हमारे कंफर्टेबल एसी है, बिल्कुल सही है, चल भी रहा है भी और चल भी रहा है, ठीक है, क्लास में हाईएस्ट स्टैंडर्ड है, उसमें हम बैठे हुए हैं इस टाइम। ठीक है। मींस कि हमको ये वो आम क्लास में बैठे हुए हाईएस्ट। अच्छा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि तारीफें ही करें, मैं से कह रहा हूँ बस आपने कमेंट करना है जो आपको इस क्लास के बारे में किसी को कुछ बताएं, क्लास में मजमून लेकर आए, चलें। क्लास में जो नेचर है सर वो भी ठीक है, एवरेज कह सकते हैं। अच्छा, ठीक है, स्टैंडिंग कह सकते हैं। ठीक है, एवरेज है, मींस के फ्लोर भी ठीक है, फ्लोर भी एवरेज है। बाकी जो टीचर हैं जो पढ़ाने वाले नहीं, क्लासरूम सिर्फ क्लासरूम। लाइट से क्लास में सर प्रोजेक्टर लगा है क्लास ठीक है। में। अच्छा, ये हो गया, आपने इस क्लास की फिजिकल हालत को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चले, मैं अब सवाल थोड़ा सा चेंज करूंगा, कोई और। हाँ जी, अच्छा, ये रिकॉर्डिंग वालों को तो उनकी आवाज नहीं आई। क्लास के उन्होंने ना बस फीचर्स बताए कि चेयर्स पड़ी हुई हैं और एसी है, एसी चल रहे हैं और एनवायरनमेंट साफ सुथरा है, बस समरी उसकी ये है। हाँ जी, और कोई है? रोशनी है, ठीक है। थोड़ी बेहतरी आ सकती है, मतलब थोड़ा बेहतर हो सकता है। हाँ, अब ये थोड़ा सा जरा एनालिटिकल स्टाइल हो गया है, जरा क्रिटिकल हो गया, बिल्कुल ठीक है। इसमें ये बेहतरी हो सकती है। अच्छा, क्यों हो सकती है? मतलब पेंट थोड़ा डल है ज्यादा ही। दूसरा ये कि थोड़ी पिक्चर्स और क्लासरूम की लग सकती हैं, लाइक यहाँ पर लिखा हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, पोस्टर्स वगैरह लग सकते हैं। ठीक है, नहीं इससे जरा मॉल अच्छा हो जाएगा, ठीक। और चेयर्स के साथ डेस्क ऐड कर सकते हैं, सजेशन आनी शुरू हो गई। पहले क्या हुआ कि आपने इस क्लास में जो देखा सिर्फ वो एक्सप्लेन किया, अब सजेशन आ रही हैं, ठीक है। और साथ चाय भी होनी चाहिए। और हाँ जी, और कुछ? अच्छा, चले, अब मैं इसमें खुद भी चीजें ऐड करता हूं। अगर इस क्लासरूम में कमेंट करना है ना, तो डिस्कशन में न्यूमेरिकल भी होना चाहिए। यानी मैं ये कमेंट करूंगा कि इस क्लासरूम में 70 लोगों की कैपेसिटी है, ठीक है। बोर्ड 20 फुट का है, चौड़ाई इतनी है, क्लास की डायमेंशंस ये हैं, इतनी लाइट्स लगी हुई हैं, इतने एसी लगे हुए हैं। तो मैंने न्यूमेरिकल बोला है। न्यूमेरिकल के अलावा जैसे आप लोग सजेशन दे रहे थे, ये इंपॉर्टेंट होगा कि आप ये कमेंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करने लगे। अब आप एक सीए के स्टूडेंट जो यहां आए हैं, अब आप जब उसके हिसाब से कमेंट करेंगे, तो अब आप इसको स्टूडेंट बन के सोचेंगे और आप कहेंगे कि चेयर्स की स्पेसिंग थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए लेकिन मुनासिब है। जैसे उन्होंने कहा डेस्क नहीं है और एसी इधर नहीं उधर भी होना चाहिए, लाइटिंग थोड़ी ताकि बोर्ड पे क्लैरिटी हो, ये पर्दे जो है ना इसकी वजह से गर्मी फील हो रही है। अब आप ये चीजें गौर कर रहे हैं एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, सेम बिजनेस के ओनर बन के सोचें। अब बताएं कमेंट, बिजनेस के ओनर बन जाएं आप। दो चीजें हो सकती हैं, एक तो कॉस्ट एफिशिएंट लेकिन साथ साथ अपीलिंग भी होनी चाहिए क्लास में। हाँ जी, अब आप जब बिजनेस ओनर बन रहे हैं तो आपके कमेंट्स में फर्क आना शुरू हो रहा है। अब आप कह रहे हैं कि ये जो लाइट है ना, ये इसकी जगह ये भी लग सकता है ताकि बिजली का बिल कम हो, है। थोड़ी चेयर अगर बेंच कर देंगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्या बेहतर होना चाहिए? अच्छा, हाँ, अब आपने देखना है कि खाली सीटें हैं, तो अब आप अपनी एडमिशन टीम के ऊपर कहेंगे जी जरा स्ट्रेटजीज चेंज करनी पड़ेंगी। तो मेरा सिर्फ तजुर्बे से ये कहने का मकसद था कि अब आपने कहाँ किस बुक से पढ़ा है जो बोला? किसी बुक से नहीं पढ़ा ना। लेकिन अगर आप इस कमरे से बाहर बैठे होते और आपको कहते रूम नंबर 25 के ऊपर कमेंट करें, तो कर सकते हैं? मुश्किल हो जाएगा ना, मुश्किल हो जाएगा। और जब आप अंदर बैठे हुए हैं तो आप के कमेंट बदल गए जब मैंने कहा कि सीए स्टूडेंट बन के सोचें, मालिक बन के सोचें। तो थ्योरी बीएफडी में जो होती है ना, वो रट्टे वाली थ्योरी नहीं है। आपको एक सवाल पूछा न्यूमेरिकल, अब पिछले ना कुछ 2-3 अटेम्प्ट से पेपर का स्टाइल जो हो गया हुआ है कि एक बड़ा सवाल है, उस सवाल के 2-3-4 पार्ट्स हैं।
उनमें से कोई न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, कोई थ्योरेटिकल वाला पार्ट है, और इतनी लंबा सिनेरियो बनाया हुआ था, फलानी कंपनी थी, उन्होंने फलाना जगह प्लांट लगाना था और उसकी इतनी कैपेसिटी होनी थी, उसकी कैपेसिटी इतनी बढ़नी थी, फिर अब वो इंपोर्ट की भी डील चल रही है, फलानी जगह से लाइसेंस कैंसिल हो गया हुआ है, अब सोच रहे हैं किसी और मार्केट में जाए, पूरी कहानी बना दी। कुछ न्यूमेरिकल सवाल पूछा, चलिए भी दूर आवाज है, कुछ न्यूमेरिकल सवाल पूछा और फिर एक पार्ट पूछ लिया कि इनको सजेस्ट करें कि वो जो एक्सपेंशन का सोच रहे हैं तो उसमें उनको और क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ेंगे। अब ये आपने किस किताब में रट्टा लगाया होगा, किसी में नहीं लगाया होगा। सिर्फ देखेंगे अच्छा थ्योरी का सवाल पूछ लिया, अब क्या करूं, तो है थ्योरी का सवाल, लेकिन ये कोई रट्टे वाली बात नहीं है। आप कोशिश करें मैक्सिमम कि आप उस बिजनेस का ओनर बने, उस रोल में आए जो सवाल का सिनेरियो बनाया था। अब जब आप ओनर बन के सोचेंगे ना, तो मैं आपको पते की बात बता रहा हूं, आप अगर अभी आर्टिकल्स में है तो ये जो बिजनेस है ना, ये इंस्टिंक्ट है। हम में से हर कोई बिजनेसमैन बन सकता है, लेकिन हम कोशिश नहीं करते। हम पैदाइशी ही ट्रेंड है मुलाजिम बनने के लिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मेजॉरिटी नौकर पेशा होती है। हर इंसान के अंदर इंस्टिंक्ट मौजूद है, वो बिजनेस में आ जाए सही, वो करेगा डिसीजंस। तो इसलिए जो बीएफडी में थ्योरी है ना, हाँ थ्योरी है, कभी कभार एग्जामिनर जरा हाई फाई किस्म का होगा तो वो डिस्क्रिप्टिव आपसे को जरा ज्यादा सीनियर समझेगा और डिस्कस एक्सप्लेन उस तरह के सवाल बनाने शुरू कर देगा। खुद भी हल्का होगा तो हो सकता है कि खैर न्यूमेरिकल टेस्ट कर लेता हूं, तो 5-10 नंबर तक की भी थ्योरी हो सकती है, 30-35 नंबर भी हो सकती है। लेकिन जो 30-35 भी होगी ना, वो रट्टे वाली नहीं है, वो एनालिटिकल है। और कोशिश ये होगी एग्जामिनर की कि मैंने जो सिनेरियो बनाया है इस पे स्टूडेंट से कमेंट लेने हैं। तो उस पे मैं आज आपको पहले दिन यही गुरु की बात बता रहा हूं कि आप उस क्लासरूम के अंदर चले जाएं और जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसने सवाल पूछा हुआ है आप वो बन के सोचें और फिर फील करें उस सारी सिचुएशन को। आपकी फैक्ट्रियां हैं, आप फलानी जगह जा रहे हैं, प्लांट है। जब आप उस रोल में आएंगे ना, तो आपके जहन में बातें आनी शुरू हो जाएंगी, और जो जितना बातों में अच्छा है वो उतना लिखनी भी शुरू कर देगा, और जो बातों में अच्छा नहीं है, टूटा फूटा, वो भी लिख लेगा। मसला क्या होता है, स्टूडेंट डर जाता है। अब जैसे इस दफा तो खैर थ्योरी, बल्कि हर दफा ही तकरीबन ऐसा ही होता है, पेपर हुआ, बच्चों के कमेंट्स, यार थ्योरी इतनी सारी आ गई, तो वो स्टूडेंट ना डर के कहता है इतनी सारी थ्योरी आ गई, हालांकि उसने न्यूमेरिकल के साथ सिनेरियो बनाया था और स्टूडेंट ने उस सिनेरियो में उतर के कुछ ना कुछ लिखना था बस। तो जो हिम्मत कर लेगा, मेरी तरफ से टिप यही है कि आप उस क्लासरूम के अंदर जाएं, उस रोल के अंदर आएं और अपनी इंस्टिंक्ट से पूछें कि आप ये डिसीजन मेकर होते तो आप क्या क्या सोचते। तो मेरा ख्याल है 50-60% सब लोग सही तुक्के लगा देंगे। तो इसलिए बीएफडी में थ्योरी रट्टे वाली नहीं है, कुछ है, और वो जो कुछ है वो अब उसका दरवाजा इसलिए बंद हो गया क्योंकि अब बुक अलाउड नहीं है। वरना पहले इस तरह की थ्योरीज कभी कभी आ जाती थी कि एपीवी टेक्निक की अजम्पशंस बता दें या एपीवी टेक्निक पे क्रिटिसिज्म बता दें, इस तरह की चीजें आ चुकी हैं। ये अपने पास से कहां से लिखेगा स्टूडेंट? तो ऐसे कामों के लिए बुक काम आती थी, लेकिन अब चूंकि बुक पेपर में ले जाना अलाउड नहीं है, तो इस तरह की थ्योरी नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी इंशाल्लाह। तो थ्योरी होगी आपके अंदर से स्किल्स टेस्ट कर रहा होगा। तो उसका जवाब मैं आपको पहले दिन यही बता रहा हूं कि आप उस क्लासरूम में जाएं, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल है वो बन के सोचें, फील करें, आपकी इंस्टिंक्ट से जवाब मिलेंगे आपको। तो थ्योरी वाली बात का तो ये जवाब है। तो ये जो स्किल्स है ना, ये आपको कहीं से सीखने को नहीं मिलती, ये तजुर्बे से ही आती हैं। वैसे जिस तरह उसने अब कैफ में एमएफए का पेपर बनाया ना, तो कोई बैद नहीं है कि कोई साल, अब जैसे 2025 की स्कीम चेंज होनी है, पहले तो वो कैफ पे होनी है, सीफैप में भी होनी है। तो एवी मैं अपना रफ राय दे रहा हूं, मैं ये क्लेम नहीं कर रहे हैं, मैं अपनी रफ राय दे रहा हूं, सिर्फ अपनी राय। क्या पता कोई ऐसा पेपर बन जाए कि वो एसपीएम और बीएफडी मिक्स हो गए एक ही पेपर बन जाए, ये भी हो सकता है। तो इसलिए वो ना, इसलिए उसका थ्योरी पे फोकस है, रट्टे वाली नहीं। आपके अंदर से वो बोलो भाई, बताओ, जैसे आप सीनियर लेवल पे हो जाएंगे और आपको कहें जी क्लाइंट से मीटिंग करके आनी है, तो आप बोलने वाले तो हो ना, तो वो स्किल आपके अंदर वो चाह रहा है कि वो स्किल आपके अंदर है कि नहीं है।
तो इसलिए बीएफडी में थ्योरी है लेकिन रट्टे वाली थ्योरी नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया थ्योरी का जवाब। मैं इसमें क्या करूंगा, देखिए आपको अगर एक गैदरिंग है और उसमें क्रिकेट पे बात करनी है, कर लेंगे बात, है ना? क्यों? क्योंकि देखते हैं, आपको आता है, तो जिस चीज का नॉलेज होगा आप उस पर बोल लेंगे। तो इसलिए मैं इसमें ना कोई खास आपके लिए कर नहीं सकता। जब आप में बीएफडी का इल्म भरना शुरू हो जाएगा तो फिर आप इस काबिल भी हो सकते हैं कि आप उस बिजनेस मैनेजर के रोल में आए और कुछ ना कुछ अंग्रेजी लिखें। तो मैं इसमें आपको सिखा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ही रहा हूंगा, इसमें मैं कुछ खास आपको नहीं कर रहा हूंगा। हाँ, ये कर रहे होंगे कि जब मैंने कोई लेट से मैं अगर जून 23 का सवाल सॉल्व करा रहा हूं बिजनेस वैल्यूएशन का, न्यूमेरिकल मैंने बोर्ड पे सॉल्व किया, अब उसका एक 7 नंबर का थ्योरी का पार्ट था, वो मैं आपको इसी तरह से डिस्कस करके आप ही से निकलवा रहा हूँ, जैसे अभी मैंने क्लासरूम पे कमेंट करवाया था, ये कर रहा हूँ बस। तो ये प्रैक्टिस है। तो थ्योरी वाला जवाब ओके। मैं इस पे आता हूं कि बुक पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, इस पे आता हूं मैं। थ्योरी वाला जवाब किसी हद तक मैं बुक पे आता हूं, नहीं थ्योरी की प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं, वही पास्ट पेपर ही। बुक पे आता हूं मैं कि बुक क्या करना है। रेहान क्यों रोकना? तो मैं थ्योरी पे बस यही करूंगा कि आपको चूंकि नॉलेज भरना है ना आपके अंदर, तो जब नॉलेज भर जाएगा और जब हम एग्जाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हुआ करेंगे तो जो थ्योरी वाले हुआ करेंगे उनको भी ऐसे ही डिस्कस किया करूंगा। जो एग्जाम का पोर्टल है उसका डेमो मैं दिखाऊंगा, इरादा तो है, लेकिन पहले ना जैसे लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है तो इसको पहले पूरी अच्छी तरह तैयार कर लें। तो मैं देखूंगा या तो इसी चैप्टर में, अभी नहीं क्योंकि अभी मेरा ना वो कैफ बड़ा हैवी चल रहा है तो टाइम मुझे मिलेगा नहीं। टाइम मतलब खुद से उस पर कुछ प्रेजेंटेशन तैयार करने का जो आपको मैं सवाल करके दिखाऊं, तो वो फिर मैं अगस्त में इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा। तो हाँ, मेरे प्लान में है कि एक बार आपको वो ना सामने, क्योंकि बुनियादी तौर पे तो सुस्त ही होता है ना स्टूडेंट, तो वो कहता है टीचर ही करके दिखाए। तो मैं देखूंगा, मैं इरादा है अगस्त में कहीं तो मैं कोई प्रॉपर एक सवाल पूरा इस पे सॉल्व करके दिखा दूंगा इसके फंक्शंस के साथ। तो हाँ, प्लान में शामिल है, लेकिन क्या मुसलसल इसी पे ही शो किया करूंगा? नहीं, क्योंकि मेरा जो टीचिंग का स्टाइल है ना वो चलना फिरना, फिर इधर एक फिगर लिखी उसको मैंने वहां से रिलेट करना, फिर कहूंगा ये जो फिगर है ना वो ये है। तो मैं स्क्रीन पे अगर एक्सेल पे टाइप कर रहा हूंगा तो मैं उस तरह से फिगर्स को रिलेट नहीं कर सकूंगा, तो इसलिए मैं बोर्ड पे ही सॉल्व करूंगा। हाँ, ये दिखाऊंगा जरूर, लेकिन वैसे मेरी जो पूरी टीचिंग चलेगी वो मार्कर्स और बोर्ड पे चलेगी, क्योंकि उसमें जिस तरह चीजें कनेक्ट हो पाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं टेक्नोलॉजी प्रो नहीं हूं, लेकिन सामने स्क्रीन में रहना और ये पूरा बोर्ड इस्तेमाल होना, तो ना जरा थोड़ा सा स्कोप बड़ा हो जाता है जब पूरा बोर्ड होता है। तो इसलिए मुझे ज्यादा इफेक्टिव लगेगा अगर मैं बोर्ड के ऊपर ही लिखूंगा सारा,
और मार्कर से ही और चल फिर के आपको चीज़ें रिलेट करके दे रहा हूँगा। तो इसलिए इसका जवाब तो ये है। आप क्या करें? देखें, बेशक ICAP ने कह दिया कि दिसंबर 24 से BFD कंप्यूटर बेस्ड है, लेकिन ये ना दिसंबर 23 में भी प्लान था। दिसंबर 23 में ये प्लान था और वो फिर उसको जून 24 पे शिफ्ट किया। मेरा एक स्टूडेंट था यहाँ, पिछले साल जब पढ़ा रहा था, वो यहाँ बैठता था, कहीं हो सकता है भी वो शायद लेक्चर रिपीट भी ले रहा हो। वो यहाँ पीछे कहीं बैठा होता था और उसने ना पूरा सेशन लैपटॉप पे ही किया, रजिस्टर पे लिखा ही नहीं उसने। यानी उसने सारा सेशन जो है वो इसी चीज की, नोट्स भी वो इसी पे लिखता था, टाइप करता था, सारे सवाल वो इस पे टाइप करता था। कुछ पेपरों से कुछ अर्सा पहले आ गया कि जी BFD इस दफा कंप्यूटर बेस्ड नहीं हो रहा। तो मुझे उसका मैसेज आया कि जी मैं तो सारा तैयारी ही लैपटॉप पे की थी। तो इसलिए मेरे ख्याल में ना सेफ यही है कि आप ये भी करें, और अगर कोई क्लास में लेके मुसलसल ये लेके बैठना चाहता है तो बेशक क्लास में ऐसे बैठ जाए, लेकिन घर में जाके कहीं ना कहीं इस पे भी प्रैक्टिस करे। तो एहतियातन ये भी कवर करे। क्लास नोट्स लैपटॉप पे टाइप करना या रजिस्टर पे लिखना वो आपकी मर्जी है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। इस बार तो कंफर्म हो, दो रह देखिए, कंफर्म तो है, लेकिन जब इतना सारा लोड पड़ता है ना सिस्टम पे, तो कभी कभार ऐसा होता है कि सिस्टम में खराबियां एक्सपोज होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ICAP ने इस पे इन्वेस्ट नहीं किया होगा, बिल्कुल किया होगा, लेकिन क्या वजह है कि BFD और रिपोर्टिंग ही रह गया था? हमारा जो आईसीएमआर का सिस्टम है ना, सारे पेपर हमारे कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। हाँ। उसमें जब ऐसे होते हैं कि जो थ्योरेटिकल पेपर होते हैं ना, उसमें 60 नंबर के MCQs होते हैं, 2 नंबर के, तो 40 नंबर का लिखने वाला होता है। तो जो न्यूमेरिकल होता है वो तकरीबन 66 मार्क्स, 66 to 70 मार्क्स होता है। न्यूमेरिकल होता है 20 मार्क्स का, मीन्स के क्वेश्चन आते हैं, वो टाइप करने होते हैं। इशू ये चल रहा होता है कि हमारे पहले एक्सेल ऐड नहीं था। आईसीएमआर वालों ने एक्सेल को ऐड नहीं किया था। इसी 4 अटेम्प्टों में एक्सेल को ऐड कर दिया है। जब एक्सेल की शीट ऐड हुई है ना सिस्टम पे, जो आप लोड की बात कर रहे हैं, वो वाकई लोड उसको ऊपर पड़ रहा है। तो एक MCQ में दूसरे MCQ में जाने के लिए 1 मिनट ले रहा था। वो लास्ट अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ। उन्होंने भी इसको मीन्स लिया भी है, इसका लिया है। तो अभी आपका जो ICAP इसने न्यू लिया है इस चीज़ को ना, तो स्टार्टिंग में मसले आएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में ना फिर चूंकि ज्यादा होती हैं चीजें, तो फिर उसमें लोड बढ़ जाता है। तो इसलिए हो सकता है कोई ऐसे मसले हों कि वो कहें कि अच्छा जी इस दफा फिर ऑप्शन अलाउड है, हो सकता है ना। तो आप प्रिपेयर्ड तो रहें दोनों कामों के लिए। तो 2 बातें, एक है लेक्चर नोट करना, वो आपकी मर्जी है, आप लैपटॉप पे टाइप करना चाहें, रजिस्टर पे लिखना चाहें। एक है सवाल सॉल्व करना, तो मेरा सजेशन तो ये है कि आप दोनों करें, कभी लैपटॉप पे कर लें, कभी रजिस्टर पे कर लें, ताकि आप दोनों के लिए प्रिपेयर्ड रहें। तो मेरी सजेशन तो दोनों के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। बाकी अगर आप यहाँ आसान है, लैपटॉप लेके बैठ सकते हैं और साथ साथ उस पर सवाल सॉल्व कर सकते हैं, वो भी करें। क्योंकि देखिए, अगर वाकई पक्का उम्मीद तो है, लेकिन वाकई पक्का कंप्यूटर बेस्ड ही हुआ, तो टाइपिंग की भी तो स्पीड चाहिए ना। और टाइपिंग के अलावा अब आप जो लिख रहे होंगे वो SMS वाली तो अंग्रेजी या चैट वाली अंग्रेजी तो नहीं हो ना, के तो नहीं लिखना ना। अब तो पूरे वर्ड्स लिखने, और वो भी इंग्लिश में लिखने। क्योंकि आप लोग जब मैसेजेस में लिखते हैं, हम लोग तो इंग्लिश ही ना लिख रहे होते हैं, हम तो उर्दू लिख रहे होते हैं, हम तो इंग्लिश में उर्दू लिख रहे होते हैं। तो पेपर में वो सारा कुछ टाइप करना है। तो आप लोगों को तो प्रैक्टिस ही नहीं है इंग्लिश टाइप करने की, तो वो प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपको 30-35 नंबर, ये क्या है यार, अगर आपको 30-35 नंबर लिखने को आ जाते हैं, तो इंग्लिश ही लिखनी है ना। और उसमें मेरे ख्याल में जो लिखने वाला पोर्शन है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन उसमें ऑटो स्पेल चेक नहीं होगा। तो इसलिए आपको इंग्लिश लिखनी है, और इंग्लिश लिखनी है तो उसके लिए टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप इन 40-45 क्लास डेज के मोहताज ना रहें। आप लोग लिखने की प्रैक्टिस करें, टाइपिंग की प्रैक्टिस करें। तो पूरे सेशन में आप कहीं ना कहीं, बेशक वीकली कर लें उसको, डेली तो मुश्किल है, लेकिन आप ICAP का जो पोर्टल है उसके ऊपर हाथ सीधा करें। मेरा इंतजार ना करें कि मैं स्क्रीन में, वो तो फिर भी मैं ही कर रहा हूँ। अगर मैंने स्क्रीन पे भी कर लिया वो तो मैं कर रहा हूँ। आप खुद करेंगे तो प्रैक्टिस होगी। वो आप देख लें, वीकली मंथली जैसे भी करना है। नोट्स कॉपी बना लेते हैं, प्रैक्टिस का मुफ्त
मेरे ख्याल में प्रैक्टिस दोनों करें, ये रजिस्टर पे भी करें, ज्यादा लैपटॉप पे कर लें, थोड़ा रजिस्टर पे कर लें, लेकिन तैयार रहें इस बात के लिए कि आपको मई में नोटिस या नवंबर में नोटिस आ जाएगा कि जी इस दफा भी जो है ना वो पेपर बेस्ड है, हो सकता है। तो इसलिए आप दोनों के लिए तैयार रहें। तो मेरे ख्याल में इस बातों का तो मैंने दे दिया जवाब। अच्छा, अब मैंने पढ़ाना क्या है, कैसे पढ़ाना है, मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं। BFD ये बात कर चुका, ठीक है। अब मैं न्यूमेरिकल की बात करूं। जी जी, टॉपिक आप पढ़ाते हैं उसका एक स्टैंडर्ड सवाल आप बता दीजिएगा एक्सक्यूज। स्टैंडर्ड सवाल से क्या मुराद है? हम वर्किंग खोलते हैं, थोड़ा सा गाइड करते हैं ताकि हम उसी तरह फिर उसके सवाल को प्रैक्टिस करते हैं। देखें, जो मैं बोर्ड पे कर रहा हूँगा उसमें भी वर्किंग्स ही बना रहा हूँगा। तो आपको मैंने टाइप करने के दिखाना है कि मुझे टाइप करना आता है या मतलब मैंने इसमें क्या क्या ऐसा उसमें दिखा दूंगा मैं वर्किंग जो बोर्ड पे नहीं हो सकता। कोई आइडिया होगी आपको, कोई शॉर्टकट आपको याद पता होगा एकदम आइडिया। चलिए ठीक है, इसको मैं अगस्त में कोशिश करूंगा। वैसे आप लोग जितने सीनियर लेवल पे पहुंच चुके हैं ना, ये सारी फनकारियां आपको प्रैक्टिस से खुद ही एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। तो इसलिए मैं बहरहाल फिर भी कुछ ना कुछ जरूर दिखाऊंगा, सारा ही बोर्ड पे नहीं होगा, कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, लेकिन टोटली ऐसे करूंगा तो वो फिर इतना बड़ा बोर्ड ना यूज नहीं होगा उस पर। तो अच्छा, अब मैंने क्या करना है और उसके लिए आपको पढ़ने के लिए क्या है। पिछली अटेम्प्ट यानी ये जो भी जून 24 गुजरी है, इसमें बुक ले जाना हो गई मना। उससे पहले बुक अलाउड होती थी। तो बुक का फायदा ये होता था कि मैंने जो बुक बनाई हुई है, क्योंकि आप क्लास में अभी भी भारत मेरी बुक लेके बैठेंगे, मैंने जब बुक बनाई थी ना तो उसका ऑब्जेक्टिव भी यही था कि जो कुछ भी सब सिखा दिया तो उसको कुछ याद भी तो रखना है ना। याद रटना नहीं कह रहा, न्यूमेरिकल भी याद ही रखना होता है कि किस रेट से डिस्काउंट करना है और वर्किंग कैसे करनी है, ये भी बहरहाल याद रखना होता है। तो टू दी पॉइंट बातें मैंने किताब के अंदर टेक्स्ट भी लिखा हुआ है और उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन मेनली तो पास्ट पेपर ICAP के हैं, कुछ ACCA के सवाल भी हैं, कुछ मुश्किल से 3-4 सवाल मैंने खुद भी शायद बनाए होंगे, वो मैंने चैप्टर वाइज डाल दिए। तो वो है प्रैक्टिस मेरे हिसाब से काफी BFD के लिए। दिसंबर 23 डाल दिया था मैंने, दिसंबर 23 तक के पास्ट पेपर्स डाले हुए हैं और उनको चैप्टर वाइज बांटा हुआ है। तो प्रैक्टिस के लिए भी और जो सब मैं पढ़ा रहा हूँगा उसका टेक्स्ट भी कल को तो रिवाइज करना ही है ना, वो सब मैंने बुक में लिखा हुआ है। तो इसलिए मेरी वाली जो बुक है वो तो लेनी ही लेनी है। इसमें टेक्स्ट भी है लेकिन सेल्फ स्टडी टेक्स्ट नहीं है। अगर आप ICAP की बुक देखेंगे ना तो ICAP की बुक मेरा ख्याल है कोई 1000 पेजेस के आसपास है। सिर्फ टेक्स्ट की बात कर रहा हूं, वो है सेल्फ स्टडी टेक्स्ट। यानी आप कोई टीचर से नहीं पढ़ रहे, आप कहते हैं चले मैंने बुक पढ़ के सीखना है। तो इस नियत से बुक लिखना के बुक लिख के ऐसे स्टूडेंट को बता रहा है कि सारा कुछ समझा रहा है। मेरी बुक सेल्फ स्टडी के लिए नहीं है, वो क्लास की सपोर्ट के लिए है। तो इसलिए इसमें सपोर्टिंग टेक्स्ट है और प्रैक्टिस है, और मैंने भी प्रैक्टिस सब इसी को ही करानी, यानी मैं पढ़ाते हुए पैक की बुक फॉलो कर रहा हूँगा। जिनके पास पुरानी है तो मैंने सिर्फ किया ये है, पुरानी मतलब लास्ट ईयर की, मेरा ख्याल है 14th एडिशन होगा शायद या 15th होगा, पता नहीं है, 15 था लास्ट, क्या है इस पे लिखा 14 थी ना, हाँ 14th, ये नया ही है, ये नया है हाँ। तो मैंने 14th के बाद 15th में सिर्फ 2 साल ऐड किए हैं, मतलब 2 साल की अटेम्प्ट्स ऐड किए हैं। बाकी BFD में ना कोई स्टैंडर्ड है ना कोई फाइनेंस के बुजुर्ग को नई थ्योरी दे देते हैं, तो फाइनेंस में कुछ नया तो है नहीं, इसलिए सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स ऐड की हैं। तो जिनके पास पुरानी है चला लें, उसी को चला लें, कोई मसला नहीं है। मैंने सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स ऐड किए हैं। तो मेन फोकस है मेरा पूरे कोर्स को पढ़ाने में पैक की बुक। पेजेस के नंबर वो भी बोलिए, बस एंड पे क्वेश्चंस हैं। पेजेस के नंबर देखें, चैप्टर के पेजेस चेंज इसलिए हो जाएंगे क्योंकि रिपोर्टिंग में ना मैंने हर चैप्टर का अलग सीरियल नंबर रखा है और वो उस चैप्टर के अंदर के पेजेस हैं, इसमें कंटिन्यूटी में है। तो अब जब मैंने चैप्टर 1 में अगर 10 सवाल ऐड कर दिए तो अगले पेजेस के नंबर तो आगे खिसक ही गए हैं, तो पेज नंबर तो हाँ चेंज हो जाएंगे। लेकिन मैं जब बोल रहा हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा पेज नंबर फलाने पे आ जाए, मैं ये कहूँगा कि चैप्टर 4 के चौथे पेज पे आ जाए, तो वो तो गिन के भी चौथे पे आ सकते हैं।
तो मेरे पढ़ाने का जो मेन है ना सारा मटेरियल, वो पैक की बुक है। मैंने आपको ज़बानी कॉन्सेप्ट समझाने हैं और बीएफडी में स्टैंडर्ड्स नहीं है, कोई आईएएस नहीं है, कोई लॉ नहीं है, तो मेनली तो उसमें कॉन्सेप्ट्स ही हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को पक्का करना है न्यूमेरिकल के साथ। तो बस मेरा पढ़ाने का तरीका भी यही है कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट देना है और कुछ उसके छोटे सवाल जो मैं कॉन्सेप्ट के लिए पक्के समझूंगा और फिर पास पेपर्स की प्रैक्टिस, यानी कॉन्सेप्ट और पास पेपर्स, ये मेरा सारा फोकस है। और मेरा प्लान भी यही होता है, कर भी पाता हूँ कि प्रैक्टिस बहुत सारी हो जाती है क्लास में। मैंने वैसे गिनने की कोशिश भी की थी लेकिन भूल जाता हूँ, पता नहीं मैं कितने सवाल करा देता हूँ, लेकिन काफी सारे करा देता हूँ। तो मेरा फोकस है अपनी बुक पे, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपको जब मैं कोई टॉपिक पूरा करा दिया करूंगा ना कंप्लीट, तो मैं आपको ये बता दूंगा, और अगर कभी भूल जाऊं तो आप पूछ लेना कि आई कैप की बुक से इसकी मैपिंग क्या है, यानी आई कैप की बुक के कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो मेरे पढ़ाए हुए से अब आप पढ़ सकते हैं। तो जब मैं टॉपिक कंप्लीट कर लूं तो मेरा मशवरा है कि आपने आई कैप की बुक से वो चैप्टर जरूर रीड करने हैं, ये आपने रीडिंग जरूर करनी है। क्योंकि ना पास्ट में बाज़ औक़ात ऐसा हुआ है कि मैं वैल्यूएशन का एक मेथड सिखाया, मैंने वो सारा मेथड वगैरह सब सिखा दिया, लेकिन उस मेथड के बारे में एक और नाम भी कहीं बुजुर्ग यूज करते हैं, वो नाम मैंने नहीं लिया हुआ था, वो नाम आई कैप की बुक में लिखा हुआ था, तो उसने रिक्वायरमेंट में वो नाम लेके पूछ लिया। आता होगा स्टूडेंट को, लेकिन वो नाम नहीं आता तो हो सकता कुछ रुक गए हो, तो इसलिए एक तो ये फायदा हो जाता है। दूसरा, अभी रिसेंटली ये हुआ जो कि गैर अखलाकी हरकत है, 25 नंबर का एक सवाल आया, 20 या 25, 2 डिजिट मुझे याद है, अब 25 है या 20 है, मेरा ख्याल है 25 था। एक चैप्टर लिखा हुआ आई कैप की बुक के अंदर, और वो मैंने भी अपनी बुक में डाला हुआ है, लेकिन मैं क्लासेस में नहीं पढ़ाया करता, बल्कि शायद कोई भी नहीं पढ़ाया करता, क्योंकि वो बचपन में पढ़ा होता है स्टूडेंट्स ने रेशोज, डेट इक्विटी रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, और ये बचपन में पढ़ी होती हैं, तो इसलिए मैं भी नहीं पढ़ाता, बाकी भी मेरे इल्म के मुताबिक बाकी टीचर्स भी नहीं पढ़ाते। रेशोज बहरहाल किताब में मैंने चैप्टर डाला हुआ है, आई कैप की बुक में भी है। 25 नंबर का सवाल कभी नहीं पूछा बीएफडी में, रेशोज पे सवाल पूछ लिया। था आसान, मुश्किल नहीं था, लेकिन पूछ लिया सवाल, और मेरा ख्याल है 10-12 नंबर का, 15 नंबर का न्यूमेरिकल था। फिर उस चैप्टर को अगर किसी ने रीड किया होता तो कुछ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, और ये बड़े मशहूर भी हैं, KPIs और इस तरह के ना, तो ये भी उस चैप्टर के अंदर डिस्कशन है। अगर किसी ने रीड किया होता तो वो कुछ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, वो भी उसके ऊपर गप्पे मार लेता, तो वो उन्होंने को 10-12 नंबर वो पूछ लिया। यानी जिस चैप्टर से कभी कोई सवाल नहीं आया तो स्टूडेंट्स उसको हल्का लेते हैं, चलो पूछ लो, 25 नंबर का सवाल ही पूछ लिया। तो इसलिए ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि आपको जब मैं कॉन्सेप्ट टॉपिक कंप्लीट करा दूं, मेरी तरफ जैसे एक टॉपिक है लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, मैंने कंप्लीट करा दिया, अब आई कैप की बुक में वो 5-6 चैप्टर्स के अंदर फैला होगा, तो मैंने आपको जब टॉपिक कंप्लीट करा दिया तो मैंने आपको उन 5-6 चैप्टर का नाम ले दिया। अब आप जब टॉपिक कंप्लीट कर लें तो आप कुछ दिन का टारगेट रख लें कि इतने दिनों में इसको रीड करना है, और उसको रीड करके आपको एक बार जब रीड किया होता है ना तो कुछ ना कुछ दिमाग में रिटेन हो जाता है, वो कम से कम ये आइडिया हो जाता है, अच्छा ये चीज अच्छी लिखी है, ये मैं जून में दोबारा देखूंगा, मई में दोबारा देखूंगा, वो कुछ चीजें मार्क कर ले। तो जब मैं टॉपिक कंप्लीट कर लिया करूं तो फिर आई कैप की बुक से आप वो चैप्टर रीड कर लिया कीजिएगा। तो मटेरियल के एतबार से बस ये दोनों काफी हैं। वैसे सिलेबस बीएफडी का थोड़ा ही है, और सवाल भी पेपर पे 5 सवाल होते हैं, जिनमें से एक पक्का रिस्क का सवाल होता है, एक पक्का वैल्यूएशन का सवाल होता है, एक पक्का लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग का सवाल होता है, और बाकी भी फिर मिला जुला के हो जाते होते हैं। तो गिनती के हिसाब से टॉपिक्स उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी ग्रिप ज्यादा बन जाएगी। मैंने वैसे इसको सारा कुछ ना अपनी किताब में
कोई 7-8 चैप्टर्स में बांटा हुआ है, 7 में तकरीबन। तो मैं आपको इस तरह से टॉपिक वाइज फिर अपनी किताब के हिसाब से पढ़ा रहा हूँगा और प्रैक्टिस भी फिर साथ साथ कर रहे होंगे। तो ये है टोटल मेरा पढ़ाने का स्टाइल, मेरी सब्जेक्ट की प्लानिंग। इसके हवाले से आपने कुछ पूछना है तो पूछें। फिर मैं लेक्चर 2 में ये करूँगा कि मैंने चूंकि लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग से स्टार्ट करना है तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग से रिवाइज कराऊंगा ताकि मैं कल से ना प्रॉपरली लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग पे आ सकूं। आपने इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछें। जो मुझे बताने वाली बातें लगती थी वो बताइए। आपने कुछ और प्लान से रिलेटेड पूछना है? चैप्टर नंबर बता दूंगा। हाँ, उसमें थ्योरी भी आ जाएगी ना, जो मतलब काम आ जाएगी। मतलब नॉलेज है, वो नॉलेज अपने अंदर आपने ट्रांसफर करना। जो मैं आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दे चुका हूँगा और उसके बाद अब ये ICAP की बुक भी तो किसी ने लिखी है ना, तो जिसने भी लिखी होगी वो भी कोई एक्सपर्ट ही होगा, तो उसने भी लिख के नॉलेज दिया होगा। तो मेरा बोला हुआ नॉलेज और वहाँ का लिखा हुआ नॉलेज वो मजीद ऐड हो जाएगा अंदर। तो जितना ज़्यादा डाटा अंदर लेंगे उतना ही ज़्यादा लिखने के काबिल बनेंगे। कंपल्सरी ना लें यार मैं जब सवाल कहा करूँगा सवाल पढ़ें तो इधर उधर देख लिया करना। चले ठीक है तो पास्ट पेपर ही, लेकिन इतने पुराने पास्ट पेपर्स तो होंगे भी नहीं। अगर आप अभी डाउनलोड करेंगे तो अभी तो मेरे ख्याल में 15-16 से पुराने पास्ट पेपर ही नहीं है वेबसाइट पे। मैंने जो कराना है उसमें 2008 का भी होगा, 10 का भी होगा, 12 का भी होगा। नहीं लेनी बुक तो ना सही, किसी के साथ बैठ जाए, शेयर कर लिया करें। हाँ जी, इस प्लानिंग से रिलेटेड किसी का कोई सवाल? हाँ, BFD ने ना ICAP ने काम ये किया है कि एक फार्मूला शीट बनाई है और मुख्तलिफ लोगों से इनपुट लेके, मुझसे भी इनपुट लिया था, तो मुख्तलिफ लोगों से इनपुट लेके ना फार्मूला शीट बनाई है। तो वो आपको पेपर में ले जानी अलाउड है और खुद ही आप उसका प्रिंट आउट करवा के तो वो पेपर में लेके जा रहे होंगे। तो वो फार्मूले सारे ही मैंने आपको कहीं ना कहीं साथ साथ पढ़ा दिए होंगे। मेरा मशवरा ये है कि आप ना फार्मूला शीट के मोहताज ना बनना, क्योंकि आपको जो भी सब पढ़ाया होगा आई एडवाइस के आप फार्मूले याद ही करना, क्योंकि इतने गहरे फार्मूले हैं नहीं। क्योंकि आपने अगर फार्मूले कहा ना नहीं मैं तो देख ही लूंगा फार्मूला शीट से, तो वो जो फार्मूला शीट में देखना, ढूंढना, उससे ना आपकी पेपर से अटेंशन डाइवर्ट होती है। तो इसलिए मेरा मशवरा तो यही है कि आप सारे फार्मूले याद रखना। और कोई बहुत फार्मूले नहीं है, जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे, सवाल करते जाएंगे, हो जाएंगे फार्मूले याद। तो फार्मूला शीट को बरकत के लिए रख लें, लेकिन उस पर डिपेंडेंस ना रखें। चले फिर मैं लेक्चर 2 लगाता हूँ, तो उसमें फिर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग से करता हूँ शुरू। लेक्चर 1 बस फिर